द पावर ऑफ एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 8 तक पहुंच चुके हैं, जो कि 6 क्लास की हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी से शुरू किया था, जिसमें हम लोग 6 से 12 तक की ऑल एनसीईआरटी को पढ़ने वाले हैं, जो रिलेवेंट है हमारा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम लोग देखेंगे अशोका द एम्पेरर हु गेव अप वार। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे किंगडम और एम्पायर में डिफरेंस क्या होता है भैया, डायनेस्टी क्या होता है, ट्रिब्यूट क्या होता है, और कलिंगा वार के बारे में पढ़ेंगे, और देखेंगे हम लोग व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द धम्म विच इज़ गिवन बाय अशोका। तो एक एक करके चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अ वेरी बिग किंगडम इज इक्वल टू एन अम्पायर। तो पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग, फिर समझते हैं क्या होता है। अ वेरी बिग किंगडम इज इक्वल टू एन अम्पायर। बहुत बड़ा जब किंगडम होगा तो उसको क्या कहेंगे? अम्पायर कहेंगे। अम्पायर बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ा डोमेन है, किंगडम उससे छोटा डोमेन है। The lions that we see on our notes and the coins have long history. They were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at Sarnath. Ashoka was one of the greatest ruler. सही है भैया। And on his instructions, inscriptions were carved on pillars as well as on rock surfaces. Before we find out what was written in these inscriptions, let us see why this kingdom was called an empire. इस kingdom को empire क्यों कहते हैं, देखते हैं। The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather चंद्रगुप्त मौर्य। पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी को हम लोग देखने वाले हैं। जब मगध एम्पायर को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हर्यंका डायनेस्टी जो शुरू हुआ था कहानी, और उसके बाद जो है हम लोग मौर्य के पास आकर स्टॉप कर दिए थे। लेकिन इसके बाद की जो कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य, जो विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य कैसे जो है वो मौर्यन डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है, और उसके बाद की कहानी को हम लोग अभी देखेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ तक भैया? तो चंद्रगुप्त मौर्य तक, हर्यंका डायनेस्टी से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य तक हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। इसके आगे की कहानी हम लोग इसमें देखेंगे। पहले समझते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाय हिज वाइज मैन नेम्ड चाणक्य, पढ़ा चुके हैं। मेनी ऑफ चाणक्य आइडियाज़ वेयर रिटन डाउन इन द बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। ये इंपॉर्टेंट हो गया कि कौटिल्य और चाणक्य ने कौन सी बुक को लिखा है भैया? तो ये अर्थशास्त्र को लिखा गया किसके थ्रू? बाय द चाणक्य और कौटिल्य। यहाँ से पीटी में सवाल आएगा। अब देखते हैं भैया डायनेस्टी क्या होता है। डायनेस्टी क्या होता है? व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर। एक ही फैमिली के लोग जो है उस एरिया में राज कर रहे हैं। जैसे मुग़ल डायनेस्टी, ठीक है, तो मुग़ल डायनेस्टी एक बाप मरता है भैया तो उसका बेटा बनता है, फिर वो मरता है तो फिर उसका बेटा बनता है। बाबर मरा, हुमायूं बना, हुमायूं मरा, अकबर बना। इस तरीके से जो है वो सिस्टम चलते गया। तो इसे क्या कहेंगे? इस फैमिली को डायनेस्टी कहेंगे। द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड डायनेस्टी। द मौर्यास वेयर ए डायनेस्टी विद 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स। कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, फिर इसका बेटा कौन था? बिंदुसार, और फिर इसका बेटा कौन था भैया? अशोका। यही 3 इंपॉर्टेंट रूलर हैं मौर्यन डायनेस्टी में, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ? इसमें ये दिया हुआ कि पहली बात तो ये याद रखना है कि चाणक्य द्वारा जो बुक लिखा गया तो उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र, पहली बात। दूसरी बात क्या कि बहुत बड़ा जब किंगडम होगा तो उसको क्या कहेंगे? अम्पायर कहेंगे। और भी डिफरेंस को देखेंगे हम लोग इसमें। अम्पायर में जो बहुत बड़ा लार्ज आर्मी होता है एज़ कम्पेयर टू द किंगडम, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, सारी चीज़ों को जो है ये डिफ्रेंशिएट करता है किंगडम को अम्पायर से। आगे चलते हैं, क्या है कहानी। डायनेस्टी समझ में आ गई बात। डायनेस्टी क्या होता है? एक ही फैमिली के लोग जो है रूल कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? डायनेस्टी कहेंगे। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं। There were several cities in the empire marked with black dots on map. 3 लोकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तक्षशिला, पाटलिपुत्र और उज्जैन। इसके इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे हम लोग। इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, पहली बात। दूसरा क्या है? तक्षशिला, और तीसरा क्या? उज्जैन। तक्षशिला वॉज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। तक्षशिला इज द गेटवे ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, while Ujjain lay on the route which north to South India. Merchants, officials and the craft persons probably lived in these cities. In other areas, there were villages of farmers and herders. In some areas such as central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. People in different parts of the empire spoke different languages. They probably ate different kinds of food
एंड वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ द क्लॉथ एज वेल। ये तो डाइवर्सिटी के बारे में हो गई सारी कहानी। अब मैप में देख लेते हैं और मार्क कर लेते हैं चीज़ों को। तो पहला लोकेशन है हमारा वो है भैया पाटलिपुत्र, जो क्या था कैपिटल था। दूसरा लोकेशन है तक्षशिला, नॉर्थ वेस्ट का जो है गेटवे है। और तीसरा लोकेशन है उज्जैन, जो कि नॉर्थ टू साउथ का गेटवे है। एक देखते हैं पहला, ये तो तक्षशिला, गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट। और इसकी कहानी क्या है, नॉर्थ टू साउथ की। और इसकी ये तो है हमारा भैया कैपिटल। ये तीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटी था मौर्यन एम्पायर में। ये याद रखना है लोकेशन को और इसके इम्पोर्टेंस को भी। आगे चलते हैं। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? एम्पेयरर्स नीड मोर रिसोर्सेस। एम्पायर में क्या होगा, एम्पेयर होगा और किंगडम में किंग होगा। एम्पेयर नीड्स मोर रिसोर्सेस देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय द आर्मीज। बहुत बड़ा आर्मी होगा इसमें। सो ऑल्सो दे नीड ए लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा वेल्थ की ज़रूरत है, उतना ज़्यादा वेल्थ की ज़रूरत है। एक ऑफिशियल बनाना पड़ेगा जो कि कलेक्ट करेगा टैक्सेस को। नेक्स्ट वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9, इसी का एक्सटेंशन समझ लो, उसमें सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। टैक्सेस और इरिगेशन, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा, सारी चीज़ों को देखेंगे। एक एक करके चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं। ये तो था डिफरेंस किसी किस के बीच में, किंगडम्स और एम्पायर्स के बीच में। अब देखते हैं रूलिंग दी एम्पायर्स। अब एम्पायर्स को रूल करना, बहुत बड़ा एम्पायर है तो बहुत बड़ा जो है एरिया है, तो इस एम्पायर को रूल करने के लिए अब अकेले तो कोई रूल करेगा नहीं। तो रूल करने के लिए क्या चाहिए भैया, मिनिस्टर चाहिए, स्पाइस चाहिए, मैसेंजर चाहिए, ठीक है। ऑफिसर्स में बहुत सारी चीज़ें होगी जो टैक्स को कलेक्ट करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट है एक एम्पायर को रूल करने के लिए। पहले रीड करते हैं फिर शॉर्ट में समझेंगे। As the empire was so large, different parts were ruled differently. अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से रूल किया जा रहा है। The area around पाटलिपुत्र was under the direct control of the emperor. कॉमन सेंस की बात है। अब कैपिटल वाला एरिया में जब वहीं पे रूलर बैठ रहा है तो पूरे डायरेक्ट कंट्रोल में होगा। बाकी के एरिया में गवर्नर का कॉन्सेप्ट चलेगा, जो कि ज़्यादातर रॉयल फैमिली से ही होगा। This meant that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craftspersons, and traders who lived in villages, towns in the area. Officials were punished those who disobeyed the ruler's order. उसको punished भी करेगा। Many of these officials were given salaries. Messengers, देखो एक तो हो गया officials भैया जो कि टैक्स को कलेक्ट करेगा, ठीक है, पनिशमेंट भी देगा। दूसरा हो गया मैसेंजर, वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस, देखो तीसरा हो गया स्पाइस, केप्ट ए वॉच ऑन द ऑफिशियल्स एंड ऑफ कोर्स द एम्पेयर सर्वाइव्ड देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स भी होगा। देयर वेयर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, ईच ऑफ दिस वॉज रूल्ड फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। Although there was some amount of control from Patliputra and royal princes were often sent as governors. रॉयल प्रिंसेस को कहाँ भेजा जाता था, एज ए गवर्नर अलग अलग एरिया में। लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वेयर प्रोबेबली फॉलोड। Besides there were vast areas between these centers. Here the Mauryas tried to control roads and the rivers. ये इम्पोर्टेंट है, किस लिए, इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। जो एरिया इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्ट के लिए वहाँ पे कंट्रोल करेगा ये, ठीक है, चाहे वो रिवर हो, ठीक है, चाहे वो रोड हो। एंड टू कलेक्ट वेयर वाट एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल एंड टैक्स एंड ट्रिब्यूट। ये देखेंगे टैक्स और ट्रिब्यूट क्या होता है। टैक्स जो है रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किया जाता था और ट्रिब्यूट जो है जब भी ज़रूरत पड़ा तब भी कलेक्ट कर लिया गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र कौन लिखा था, चाणक्य। टेल अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। नॉर्थ वेस्ट जो है वो
अब ये जो नॉर्थ वेस्ट है ये किस लिए इम्पोर्टेंट हो गया ये एरिया? ब्लैंकेट के लिए, ठीक है। और साउथ वाला एरिया किसके लिए फेमस हो गया भैया? स्पाइसेस के लिए। फॉर द ब्लैंकेट ऑफ द साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड द प्रीसियस स्टोन्स, गोल्ड, ठीक है, स्पाइसेस और प्रीसियस स्टोन। इट इज़ पॉसिबल डैट दिस रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट के जैसा इस रिसोर्सेज को जो है कलेक्ट किया जाता था। अब देख लेते हैं क्रोनोलॉजी वाला कहानी, ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले जो बात है वो क्या है भैया कि जो है मौर्यन डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य। फाउंडेड मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे जो है वो सैंड्रकोटस, कौन कहा था इनको भाई? भाई सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स जो है वो इनको क्या कहते थे? सैंड्रकोटस। ये आता है सवाल कि सैंड्रकोटस कौन कहा? सर विलियम जोन्स, सही है। और उसके बाद जो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में चंद्रगुप्त मौर्य में, तो ये एक्सेप्ट कर लिए थे क्या? जैनिज्म को, एक्सेप्ट जैनिज्म। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये जैनिज्म से लेकर। ये क्या करता है? जैनिज्म एक्सेप्ट करने के बाद ये जो है विजिट करते हैं कहाँ? श्रावण बेलगोला, यानी कि वेंट टू श्रावण बेलगोला। ये कहाँ पे है? मैसूर के पास है। और ये किस लिए इम्पोर्टेंट? इसलिए इम्पोर्टेंट है भैया कि ये क्या किए कि डेथ बाय स्लो स्टारवेशन, वो खाना पीना छोड़ देते हैं ताकि धीरे धीरे जो है उनकी मृत्यु हो जाए। इस घटना को क्या कहा गया? इस घटना को कहा गया सिल्लेखना, यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया भैया? कमिटेड सिल्लेखना, SE सिल्लेखना। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिल्लेखना का। इसका मतलब क्या होता है? डेथ बाय स्लो स्टारवेशन। सही है। अब इनके बाद जो है इनका बेटा आता है जिसका नाम है बिंदुसार। इसका सन आता है जिसका नाम क्या है भैया? बिंदुसार। इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था अमृत घाट। इनको क्या कहा जाता था? अमृत घाट। तो क्या कहा जाता? अमृत घाट। और अमृत घाट का मतलब क्या होता है? अमृत घाट का मतलब हुआ किलर ऑफ द एनिमीज। ठीक है। और ये जो है एक्सपेंशन पॉलिसी को अपनाते हैं और एक्सपैंड करते हैं अपने लैंड को। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू अरेबियन सी, बिटवीन दी टू सीज। कौन कौन सा सी? बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। लिख लेते हैं, लैंड एक्सपेंशन बिटवीन दी टू सीज। ठीक है। एक तो है भैया बे ऑफ बंगाल और दूसरा है अरेबियन सी। ये याद रखना है। अब इसके बाद कौन आएगा? अब ये कौन सा भाई रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं? ये एक्सेप्ट करते हैं जीविका सेक्ट को।
ये रिलीजन वाला कहानी इसलिए बताया जा रहा है आपको ताकि एक क्रोनोलॉजी समझ में आए। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैनिज़्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनका बेटा जो बिंदुसार एक्सेप्ट कर लेता है जीविका सेक्ट को, और इसका जब बेटा आता है अशोका तो ये एक्सेप्ट क्या कर लेता है, बुद्धिज़्म को। तो एक सीक्वेंस समझ में आए बात कि यहाँ क्या चल रहा है कहानी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे आता है भैया इसका बेटा अशोक। तो नेक्स्ट वाले पेज में देख लेते हैं, यहाँ पे जगह है नहीं। बिंदुसार के बाद आता है उसका बेटा अशोक। देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। शोक क्या होता है, शोक सौरो, और अ लग गया इसमें, मतलब अशोक विदाउट सौरो। इसका नाम का मतलब आप लिख सकते हो विदाउट सौरो। अशोका के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसलिए सारी चीज़ों को जो है वो देख रहे हैं। हम लोग एक क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ताकि चीज़ें जो है आसानी से समझ में आए बात। सही है। तो अशोका जो है वायसरॉय था, कहाँ का, बिंदुसार के टाइम में वायसरॉय था, कहाँ का, उज्जैन का प्लस तक्षशिला का। यही थोड़ा सा दिमाग में रखना है। और उसके बाद क्या दिमाग में रखना है कि भैया एक इनका मिनिस्टर था जिनका नाम था राधा गुप्ता। ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के हेल्प से, इन्हीं के जो है वो हेल्प से अपने 99 ब्रदर्स को जो है वो मारते हैं। कौन, अशोका। अशोका जो है राधा गुप्ता के हेल्प से अपने 99 ब्रदर्स को किल्ड कर देते हैं। और उसके बाद देन ही एक्वायर्ड थ्रोन। देन ही एक्वायर्ड थ्रोन। अब थ्रोन जब एक्वायर्ड ये कर लिए तो अब इनका कहानी जो शुरू होगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, काउंसिल किन के टाइम में होता है, ये होता है अशोका के टाइम में। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि इनका नाम क्या क्या मेंशन मिलता है। नाम मिलता है पहले तो देवनम प्रिया, ये सब सवाल आता है। और उसके बाद जो है वो पियादसी, पियादसी। और मेन इवेंट जो है वो कलिंगा वार। क्या है, कलिंगा वार। इनका एविडेंस कहाँ मिलता है भैया, रॉक नंबर 13 में। और कहीं इंपॉर्टेंट इसके लिए, ही गेव अप दी कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग दी वॉर। ये था एक क्रोनोलॉजी जो आपको समझना है। अशोका का कहानी यह है भाई, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, देवनम प्रिया और पियादसी जो है वो मेंशन मिलता है। कलिंगा वार जो है मेन इंपॉर्टेंट है, ये रॉक नंबर 13 में इनका जो एविडेंस मिलता है। और ये जो है कॉन्क्वेस्ट को गिव अप कर देते हैं। ये पहला रूलर ऐसे थे जो है जो अपने कॉन्क्वेस्ट को जो गिव अप किए। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ये अशोका के बारे में था। और अशोका को यूनिक रूलर कहा जाता था। क्यों यूनिक रूलर कहा जाता था, क्योंकि ये पहला ऐसे राजा थे जो अपने जनता से, ठीक है, अपने लोगों से जो है वो इंस्क्रिप्शन के थ्रू जो है वो मैसेज कन्वे करते थे। और जो भी उनका जो है कन्वेइंग मैसेज का जो सिस्टम था वो जनता से बेसिकली वो रिलेटेड थे। मतलब एक लाइन में बात करें तो अपने मैसेज को इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पहुंचाने वाला जो है पहला रूलर थे, इसीलिए उनको जो है यूनिक रूलर कहा जाता था। नॉर्मली समझ सकते हो आप। आगे चलते हैं कि चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, अब क्या है ट्रिब्यूट, क्या होता है ट्रिब्यूट देख लेते हैं। अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस। देखो टैक्सेस को रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किया जाता था, लेकिन ट्रिब्यूट को नहीं, नजराना को नहीं। नजराना तो अलग चीज़ हो गया। ट्रिब्यूट जो है वॉज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल। जब भी पॉसिबल हो पीपल से कलेक्ट कर लिया गया। हु गेव ए वेराइटी ऑफ थिंग्स, अलग अलग चीज़ें जो दिया करते थे मोर और लेस विलिंगली। ठीक है,
ये हो गया ट्रिब्यूट की कहानी। पढ़ते हैं आगे। देयर वेर ऑल्सो दी फॉरेस्टेड रीजन। अब देखो बहुत सारा फॉरेस्टेड रीजन भी तो होगा। पीपल लिविंग इन दिस एरियाज वेयर मोर और लेस इंडिपेंडेंट बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट। अब उन लोग से क्या ले लिया भैया? एलिफेंट ले लिया, टिम्बर ले लिया, हनी ले लिया, वैक्स टू मौर्यन ऑफिशियल्स। अब जो आउटसाइड एरिया में रह रहा है, ठीक है, फॉरेस्टेड रीजन में रह रहा है, उन लोग से क्या मिल गया? उन लोग से एलिफेंट मिल गया, टिम्बर मिल गया, हनी मिल गया, वैक्स मिल गया। सही है। अब एक कॉन्सेप्ट देखो, द एम्पायर एंड द कैपिटल सिटी। ये पूरे का जो पूरा जो ये पैराग्राफ है, इस बॉक्स में जो भी कुछ दिया उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वुड एंड मड ब्रिक्स। ये जो है पाटलिपुत्र वाला जो एरिया है वो वुड एंड मड ब्रिक्स से बना हुआ था। यहीं से पीटी में सवाल आता है। फिर भी हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं ताकि आप जो है कन्फ्यूजन में ना रहें कि इसमें था कि आखिर जो छोड़ दिए सर। मेगास्थनीज देखो इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूकस निकेटर। अब देखो दो चीज़ यहाँ से निकलती है। एक तो सेल्यूकस निकेटर जो है किसको भेजा था भैया? मेगास्थनीज को भेजा था। किसके कोर्ट में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। ये बात है। तो यहाँ से दो सवाल बनता है जो कि आता है एग्जाम में। एक तो पहला, मेगास्थनीज किसके कोर्ट में गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। कौन भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। कहाँ का रूलर था? ग्रीक रूलर था। मेगास्थनीज रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ। हेयर इज ए पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। थोड़ा सा प्रेज व्रेज किया गया। द ओकेजन्स ऑन विच द एम्पायर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। He is carried in a golden palanquin. His guards ride elephants decorated with gold and the silver. ये सब क्या दर्शा रहा है? ये सब दर्शा रहा है उसका भाई प्रॉस्पेरिटी। Some of the guards carry trees on which live birds, including flock of trained parrots, circle about the head of the emperor. The king is normally surrounded by armed women. He is afraid that someone may try to kill him. He has a special servant to taste the food ताकि कोई जहर ना दे दे before he eats. He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. And about पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखा गया भैया? This is a large and beautiful city. It is surrounded by a massive wall. It has 570 towers and 64 gates. The houses of the 2 and the 3 stories are built by wood and the mud bricks. यही इंपॉर्टेंट है। वुड और मड ब्रिक्स से बना हुआ था। ये स्टेटमेंट में आता है, ठीक है, ये सवाल। और पीसेस में भी आता है ये सवाल। द किंग्स प्लेस इज ऑल्सो ए वुड। देखो किंग्स प्लेस भी जो था किससे बना हुआ था? वुड का बना हुआ था। यहाँ से सवाल आ जाएगा। एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग। इट इज सराउंडेड विथ गार्डन्स एंड इनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स। ये था भैया इस जो है वो बॉक्स में कहानी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको लिख दिया गया, आप ध्यान में रखिए सब सारी चीज़ों को। मेगास्थनीज किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। सेल्यूकस निकेटर था ग्रीक रूलर जो भेजा था मेगास्थनीज को। और वुड एंड मड ब्रिक्स से बना हुआ था पाटलिपुत्र वाला एरिया। और उसका जो प्लेसेस भी जो है वो वुड का बना हुआ था। ये सब सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप देखते हैं अशोका अ यूनिक रूलर क्यों था, बता दिया गया आपको, फिर भी रीड कर लेते हैं एक बार। द मोस्ट फेमस मॉडर्न रूलर वाज अशोका। ही वॉज फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। ये पहला ऐसा रूलर था जो कि अपने मैसेज को कन्वे किया था थ्रू इंस्क्रिप्शंस अपने पीपल के पास। मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शंस वेयर इन प्रकृत। यहाँ से सवाल आएगा मोस्ट क्या है? इंस्क्रिप्शंस किस में? प्रकृत में। एंड वेयर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोका वार इन कलिंगा, ये देख लेते हैं। कलिंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ द कोस्टल उड़ीसा, ठीक है। ये अगर है कहानी तो ये वाला जो एरिया है वो क्या है? कलिंगा है। अशोका फॉट ए वार टू कॉन्कर कलिंगा। क्यों? स्ट्रेटेजिक लोकेशन। हाउएवर ही सॉ हिस्टोरिकल हॉरिफाइड व्हेन he was also horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning the war. ये हिस्ट्री में एक ऐसा राजा थे जो जीतने के बाद भी वो गिव अप कर दिए। और क्या कहानी है? कहानी है कलिंगा वार की जो रॉक नंबर 13 में मिलता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है।
ठीक है, ये अशोका वार के बारे में दिया हुआ है, इसको थोड़ा रीड कर ले ताकि आपको पिक्चर जो है क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए कि आखिर कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा आया कैसे। अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार, दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन नंबर 13, रॉक नंबर 13 में ही है। 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग, 8 साल बाद, यहाँ से पीटी में सवाल आया हुआ, ठीक है, पीसीएस में आया हुआ सवाल है। अबाउट 1.5 लाख पीपल वेयर कैप्चर्ड एंड मोर देन 1 लाख ऑफ पीपल वेयर किल्ड, दिस फिल्ड मी विथ सोरो, वाई, क्यों भैया, वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्कर्ड, कभी भी जब एक इंडिपेंडेंट लैंड को कॉन्कर्ड किया जाता है, लैक्स ऑफ पीपल डाई, ठीक है, एंड मेनी आर टेकन प्रिजनर्स, ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स ऑल्सो डाई, ये सब नुकसान बता रहा है अशोका। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट डाई और लूज देयर लव्ड वंस, ये सब सारा नुकसान है सोसाइटी का। डैट इज़ वाई आई एम सैड एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल। देखो कैसे कैसे उसके दिमाग में सारी चीज़ें जो है आ रही है, उसके बारे में दिया हुआ है। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज़ मच बेटर देन कॉन्करिंग देम थ्रू फोर्स, फोर्स से एक्वायर करने से ज़्यादा सही है कि हम धम्मा से जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करें। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज, हम जो है इंस्क्राइब कर रहे हैं इस मैसेज को, क्यों भैया, फॉर द फ्यूचर के लिए, ताकि मेरा आने वाला जो जनरेशन है, सो डैट माई सन एंड द ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट द वार, जो मेरा आने वाला जनरेशन है वो वार के बारे में ना सोचे, इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्मा, वो ये सोचे भैया कि धम्मा को कैसे स्प्रेड करना है। ये था कहानी अशोका इंस्क्रिप्शंस की डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार, रॉक नंबर 13। क्या है भैया, 8 years आफ्टर बिकमिंग द किंग, ये कलिंगा वार होता है, कोस्टल एरिया है जो कलिंगा वार का, ये कलिंगा का कोस्टल एरिया है, उड़ीसा वाला एरिया में है, और ये जो है गिव अप कर दिए थे अपने कॉन्क्वेस्ट को। ये पहला रूलर ऐसे थे जो ये ऐसा काम किए थे, जो गिव अप कर दिए थे जीतने के बाद भी। अब धम्मा के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि क्या है धम्मा और धम्म महामत्य क्या था भैया, ऑफिशियल्स सारी चीज़ों को। व्हाट वाज अशोका धम्मा, क्या है अशोका धम्मा, पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। अशोका धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड, ये कोई वर्शिप ऑफ गॉड की कहानी नहीं है, और परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस की भी कहानी नहीं है। ही फेल्ड दैट जस्ट ए फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रेन, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स, ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा। देयर वेयर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, कौन कौन से प्रॉब्लम है भाई, पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, पहला प्रॉब्लम तो ये है कि अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, एंड दिस समटाइम्स लेड टू ए कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएगा ही। एनिमल्स वेयर सेक्रीफाइस्ड, स्लेव्स एंड द सर्वेंट्स वेयर इल ट्रीटेड, बिसाइड्स देयर वेयर क्वेरल्स इन फैमिलीज एंड एमंग्स्ट नेबर्स। अशोका फेल्ड इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, अशोका ये मेरा ड्यूटी है कि इन सब सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, ठीक है। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, यही इंपॉर्टेंट है, नोन एज धम्म महामत्य। अब ये ऑफिशियल्स का काम क्या था, ये ऑफिशियल्स का काम ये था कि अलग अलग जगहों पे जाना और टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा। क्या काम था भैया, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा। Besides, Ashoka got his message inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read in themselves. अलग अलग जगह पे चौराहे पे इंस्क्रिप्शंस को लगा दिया गया धम्मा के कॉन्सेप्ट को, और जिसको पढ़ना नहीं आता था वो ऑफिशियल्स जो है वो पढ़कर बताते थे लोगों को कि भैया ये है कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा, इसको फॉलो करो तुम लोग। Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece, Sri Lanka. He built road, dug wells and built rest houses. Besides, he arranged for medical treatment for both human and animal. देखो दोनों के लिए यहाँ से सवाल बन सकता है, ये धम्म महामत है पीटी के लिए,
ये सब सारी चीज़ें हैं। ये धम्मा का कॉन्सेप्ट है भैया कि देखो अशोका अपने आप को जो ये ड्यूटी समझता था, या अपने आप को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था कि ये सब प्रॉब्लम जो सोसाइटी में है, अलग अलग रिलीजन को लोग फॉलो कर रहा है, स्लेव्स का नहीं बन रहा है, सर्वेंट का नहीं बन रहा उसके मालिक के साथ, तो ये सब सारे प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करना ये मेरा ड्यूटी है। ये इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा लाए। अब कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा में क्या क्या सब्जेक्ट था वो देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर जो भैया हमारा मुकम्मल हो जाएगा। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट क्या क्या है। पीपल परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रेन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रेन वेयर आर बॉर्न, और व्हेन दे गो ऑन ए जर्नी। अलग अलग रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। These rituals are not useful, ये सब यूजफुल नहीं है। इसकी जगह पर आप क्या करो वो बताएगा। Instead, इसकी जगह पर आपको क्या करना चाहिए। People observe other practices, क्या क्या। This would be more fruitful. What are these other practices, क्या क्या भैया। एल्डर के साथ सही से being gentle with the slaves and the servant, respecting one's elders, एल्डर के साथ आप सही से बिहेव करो, स्लेव के साथ जो है जेंटली बिहेव करो, सर्वेंट के साथ भी। पहली बात तो ये हो गया। रेस्पेक्टिंग वंस, ये दूसरी बात क्या है भैया। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विथ कंपैशन, सबको अच्छे से ट्रीट करना है। गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अदर्स। ये दोनों गलत है कि हम अपने रिलीजन को जो है वो प्रेज कर रहे हैं और दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन, हर एक को अदर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना है। इफ़ वन प्रेज वंस ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर, वन इज़ एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन। अगर वो दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहा है तो बेसिकली वो अपने रिलीजन को ज़्यादा हार्म पहुंचा रहा है। ये अशोका का कहना था। अगर इस तरीके की बात को जो अगर फॉलो कर लिया जाए सोसाइटी में, तो जो अलग अलग रिलीजन फॉलो कर रहा है उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। वो हर एक रिलीजन को अगर रिस्पेक्ट करेगा तो भैया कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा ना। अगर भैया सबको रिस्पेक्ट कर रहा है, स्लेव को रिस्पेक्ट कर रहा है, सर्वेंट के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, एल्डर के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, तो क्या सोसाइटी में चेंजमेंट आ रहा है कहानी सारा। ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को आप गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरे रिलीजन को आप जो है क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को जो है वो फॉलो करने के लिए अशोका ने कहा, जिसको क्या कहा गया भैया, धम्मा का कॉन्सेप्ट को कहा गया। इस तरीके से जो है एक यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ आप देख लो। ये आ का पिक्चर है, इस तरीके से ब्राह्मी में है, ये देवनागरी में है, ये बंगाली में है, ये मलयालम में है, ये तमिल में है। हमारा ये चैप्टर जो कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 को, और चैप्टर नंबर 9 में हम लोग ये देखेंगे भैया, सारे कहानी को देखेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैसे बढ़ा, टैक्सेस का कलेक्शन, ये सारी कहानी को हम लोग देखेंगे। इसी का एक्सटेंशन समझ लो, अंपायर का ही कहानी सारा उसमें है। तो इस तरीके से हमारा जो है चैप्टर नंबर 8 जो है कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हो कि हर एक जो है पैराग्राफ को रीड किया जा रहा है, हर एक पैराग्राफ से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो निकाला जा रहा है पीटी के लिए, ठीक है। और जितना भी सवाल इस बुक से आया है वो जब सीरीज लेकर आएंगे तो सारा सवाल को कराएंगे, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि ये बुक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हमारे लिए कॉस्ट बेनिफिट है या नहीं है। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको लेक्चर समझ में आ रहा है कहानी, तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जैसे ही न्यू लेक्चर आए तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।